हाय, वेलकम टू ऊप्स एंड ऑस। आई एम अ टॉडलर मॉम। आज हम समझेंगे न्यूबॉर्न बेबीज इतना क्यों रोते हैं, सिंपल और प्रैक्टिकल तरीके से। अगर आप सीधे पॉइंट्स पे जाना चाहते हो, टाइम स्टैम्प डिस्क्रिप्शन में है। सच बोलूं, शुरू शुरू में ना मुझे कभी समझ ही नहीं आया कि मेरा बेटा कभी कभी इतना क्यों रोता था। हम सब ट्राई करके देख लेते थे, उसको दूध पिलाना, डाइपर चेंज करना, बर्प कराना, गोदी में खिलाना, सब कुछ। पर कुछ दिन ऐसे होते थे कि लगता था बस रोना ही होता है उसको। और कभी-कभी तो सोना भी रोके ही होता था। और फिर आती थी गिल्ट, फुल ऑन गिल्ट। मेरे दिमाग में बस यही चलता रहता था, कहीं मैं कुछ मिस तो नहीं कर रही, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है जो समझ ना पा रही हूँ। आज मैं आपको एक सिंपल तरीके से समझाऊंगी, मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से, जो फेस मैंने खुद सर्वाइव किया है। न्यूबॉर्न क्यों रोते हैं, क्या नॉर्मल होता है और कब डॉक्टर को कॉल करना चाहिए। सबसे पहले एक बात आपको हमेशा याद रखनी है, बेबी का रोना आपकी पेरेंटिंग का रिपोर्ट कार्ड नहीं है। न्यूबॉर्न बोल नहीं सकते और अपने इमोशंस रेगुलेट करना नहीं जानते, इसलिए रोना उनका मेन कम्युनिकेशन होता है। हाँ हाँ, मुझे पता है, ये बात कहीं ना कहीं हम सबको पता होती है। पर आई नो उस टाइम पे दिमाग में बस एक ही बात चलती है, बेबी को कंफर्ट कैसे कराएं। और हाँ, एक और सच्चाई, स्टार्टिंग के 6 मंथ में ना बच्चे में इतने जल्दी जल्दी चेंज आते हैं कि ऐसा लगता है हर 2 हफ्ते में एक नया बेबी मिल गया है। मेरे साथ तो लिटरली ऐसा ही हो रहा था। 1 हफ्ते में जाके तो समझ आता था कि इश्यू क्या है, बेबी इतना क्यों रो रहा है। और नेक्स्ट 1 वीक लगता था उसको कंफर्ट करने का तरीका सेट करने में। और व्हाट, नेक्स्ट वीक फिर से नया पैटर्न चेंज। तो अगर आपको लग रहा है आप समझ नहीं पा रहे हो, ट्रस्ट मी, ये बिल्कुल नॉर्मल होता है। चलो अब देखते हैं न्यूबॉर्न के रोने के कुछ कॉमन रीजंस क्या होते हैं। और एक बात हमेशा ध्यान रखनी है, हर बेबी डिफरेंट होता है। कभी एक ही रीज़न होता है किसी के लिए, तो कभी 2-3 चीज़ें एक साथ चल रही होती हैं। पहला सबसे कॉमन रीज़न है बाहर की दुनिया में एडजस्ट करना। सोच के देखो, बेबी 9 महीने तक एक ऐसी जगह में था जहाँ बस अंधेरा, गर्मी सी, शांति सी। और अब एकदम से सब बदल गया। अब अचानक से रोशनी, आवाज़ें, कपड़े, ठंडी, गर्मी, भूख, सब कुछ एक साथ। तो बेबी का शरीर और दिमाग जल्दी ओवरलोड हो जाता है और बस वो रो के ही रिएक्ट कर पाता है। इसमें आप बस इतना कर सकते हो, स्टार्टिंग में लाइट्स थोड़ी डिम रखो, शोर कम रखो और बेबी को थोड़ा सा शांत माहौल दो। दूसरा सबसे कॉमन रीज़न होता है भूख। अब बेबी को बोलना तो आता नहीं है। बेबी रो के ही बताता है कि उसे भूख लगी है। पर हर बार बेबी रो रहा है इसका मतलब ये नहीं कि उसको दूध ही चाहिए। कभी-कभी बेबी को बस मुँह में कुछ चाहिए होता है और वो शांत हो जाता है। और कभी-कभी मम्मा से टच होने से भी उसको सुकून मिलता है और एक सेफ वाली फीलिंग आती है। और भूख लगने पर ना बेबी हमेशा कुछ ना कुछ इशारे देता है। जैसे हाथ बार-बार मुँह के पास ले जाना, नींद में भी दूध ढूँढना या अपने आप मुँह हिलाना। टाइम के साथ आपको समझ आ जाता है कि अब बेबी को भूख लगी है। तीसरा सबसे कॉमन रीज़न होता है पेट में गैस या पेट की परेशानी। न्यूबॉर्न की तरह ना उसका टमी भी डेवलप हो रहा होता है। पेट का सिस्टम भी बिल्कुल नया-नया होता है। दूध पीते वक़्त कई बार हवा अंदर चली जाती है और फिर पेट फूलना, या जिसे हम कहते हैं बेबी को गैस हो गई है। इसलिए कभी-कभी बेबी दूध पीने के बाद ज़्यादा रोते हैं। और कभी-कभी बेबी पैर ऐसे मारने लगते हैं या फिर बॉडी टाइट करने लगता है, तब भी गैस वाला सीन हो सकता है। क्या हेल्प करता है इसमें? दूध पिलाने के बाद हमेशा बेबी को अच्छे से डकार दिलानी है और थोड़ी देर तक बेबी को सीधा पकड़ के रखना है। ये चीज़ कम से कम ना 4 से 6 महीने तक तो हर बार करनी होती है, जब तक बेबी अच्छे से बैठना नहीं सीख जाता। मेरे साथ तो ये कई बार होता था, बस डकार मिस और फिर वही सब शुरू। चौथा कॉमन रीज़न होता है जब बेबी को नींद आ रही होती है या फिर सोना होता है। न्यूबॉर्न को अपने आप रिलैक्स होके सोना नहीं आता है और जब वो ज़्यादा थक जाते हैं तो वो और ज़्यादा रोने लगते हैं और सेटल करना और भी मुश्किल हो जाता है। और जब नींद का टाइम निकल जाता है तो बेबी और ज़्यादा चिढ़ जाते हैं और फिर और ज़ोर-ज़ोर से रोते हैं। तो हमें पहले ही इशारे देख लेने चाहिए। अगर बेबी ज़्यादा दवाइयाँ ले रहा है या फिर आँखें भारी हो रही हैं या फिर बिना वजह चिड़चिड़ापन आ रहा है, तो ये जब सब दिखाई दे तो बेबी को पहले ही शांत करके सोने का ट्राई कराना चाहिए। पाँचवा सबसे कॉमन रीज़न होता है ओवर स्टिमुलेशन, यानी कि जब बहुत सारे इमोशंस या बहुत सारी चीज़ें एक साथ हो रही होती हैं। जैसे कि ज़्यादा शोर, ज़्यादा रोशनी, ज़्यादा लोग। न्यूबॉर्न का दिमाग ना इतनी सारी चीज़ें एक साथ हैंडल नहीं कर पाता है, तो वो बस रो के अपना स्ट्रेस निकालता है। बेस्ट सॉल्यूशन होता है कि बेबी को एक शांत कमरे में ले जाओ, लाइट थोड़ी डिम कर लो, आवाज़ें ताकि कम आएँ और एक ही इंसान बेबी को सँभाले बस। मेरे बच्चे के साथ तो ये ऑलमोस्ट हमेशा काम करता था, अब तक भी करता है। सिक्स्थ कॉमन रीज़न होता है कि बच्चे को बस गोदी चाहिए होती है। हाँ, हाँ,
गोदी लेने से बच्चे को आदत नहीं पड़ती है। शुरू-शुरू के महीनों में बच्चों की ये ज़रूरत होती है और इससे बिगड़ते नहीं हैं। न्यूबॉर्न को मम्मी-पापा का टच या फिर उनकी गर्माहट, उनके दिल की धड़कन ये सब बहुत सुकून देता है और हमें अपने से टच करके उनको थोड़ी देर गोदी में घुमाने से भी बच्चों को आराम लग जाता है। 7th कॉमन रीज़न होता है कुछ हफ्तों का ज़्यादा रोने वाला फेज़। कभी-कभी एक ऐसा टाइम आता है जिसमें बेबी ज़्यादा रोते हैं। चाहे आप दूध पिला के देख लो, डायपर भी ठीक होता है, गोदी भी ले लेते हैं फिर भी। और ये पेरेंट्स को सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़ करता है क्योंकि लगता है सब कर लिया, फिर भी क्यों? पर कई बार ये बेबी के बढ़ने का एक नॉर्मल हिस्सा होता है। टाइम के साथ धीरे-धीरे कम हो जाता है। इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी कोई गलती है। अब आते हैं प्रैक्टिकल पार्ट पे क्योंकि थ्योरी सब ठीक है, पर जब बेबी रो रहा होता है ना और दिमाग ब्लैंक हो जाता है, तब कुछ समझ नहीं आता है कि अब क्या करें। मैं आपको एक सिंपल सा फॉर्मूला बताती हूँ, जो मुझे भी काफ़ी हेल्प करता था। तो सबसे पहले हम बेसिक्स चेक कर लेंगे, जैसे कि डायपर ठीक है ना, भूख तो नहीं लगी है ना, डकार दिला दी है ना, बेबी की नींद पूरी हो गई है या बेबी को ज़्यादा ठंडी या गर्मी तो नहीं लग रही है। तो कभी-कभी प्रॉब्लम इतनी सिंपल होती है, बस उस टाइम पे समझ नहीं आती है। बेसिक चेक के बाद हम देखते हैं कि आसपास का माहौल शांत है ना, बेबी को शांति ज़्यादा अच्छी लगती है, लाइक आवाज़ कम हो, कम लोग हों आसपास, रोशनी कम हो, आँखों पे डायरेक्ट लाइट ना लग रही हो, टीवी या मोबाइल की ज़्यादा आवाज़ ना हो आसपास। ज़्यादातर बच्चे शांति में जल्दी शांत हो जाते हैं। फिर हमें बेबी को एक ही तरीके से चुप कराने का ट्राई करना है, मतलब बार-बार चेंज नहीं करना है। जब बेबी रो रहा हो तो हर 10-20 सेकंड में नया तरीका ट्राई मत करो। एक चीज़ चूज़ करो और उसे थोड़ा टाइम दो। मतलब गोद में लेके धीरे-धीरे हिलाना या फिर वॉक करनी या फिर हल्की आवाज़ में या सॉफ्ट हमिंग या बेबी को रैप करके कोज़ी फील करवाना। कभी-कभी बेबी को ना शांत होने में 5-10 मिनट लग जाते हैं या फिर थोड़ा ज़्यादा भी। पर हम पैनिक करके तरीका बार-बार चेंज कर देते हैं, तो बेबी समझ ही नहीं पाता और कंफर्ट नहीं हो पाता। बेबी को दूध पिला के ना डकार पक्का दिलानी होती है और कुछ देर तक सीधा पकड़ के रखना होता है, ताकि गैस वाली चीज़ ना हो। और हम बेबी के टमी पे हाथ लगा के भी पता कर सकते हैं कि ये हार्ड है या सॉफ्ट है, बेबी को गैस तो नहीं है। ज़्यादातर बच्चे पैर बहुत ज़्यादा चलाते हैं, पर कभी-कभी बच्चे गैस रिलीज़ करने के लिए भी पैर मारते हैं। तो हमें वो भी ध्यान रखना है। आपको नेट पे काफ़ी एक्सरसाइज़ेज़ मिल जाएँगी, जो हम बेबी को करा के देख सकते हैं, जो कि सेफ़ होती हैं। और कभी-कभी ना कुछ भी तुरंत काम नहीं करता है। मेरे साथ भी हुआ था, पूरा ट्राई कर लिया और एंड में बस वो रो के ही सो गया। तब लगता था कि प्रॉब्लम क्या थी भी या नहीं? पर टाइम के साथ समझ आया, कुछ फेजेज़ ऐसे ही होते हैं, बस निकल जाते हैं। अब ये पार्ट भी बहुत इम्पोर्टेंट है कि डॉक्टर को कब कॉल करना चाहिए। अगर रोने के साथ में आपको बाकी ये चीज़ें भी दिखाई दें, जैसे कि बेबी को बुखार या फिर आपको लग रहा है कि साँस लेने में दिक्कत हो रही है या फिर बेबी एकदम ना के बराबर दूध पी रहा है या बार-बार दूध गिरा रहा है, बेबी बहुत ज़्यादा सुस्त हो गया है और रोने की आवाज़ भी आपको थोड़ी अजीब-सी, अलग-सी लग रही है, तो डॉक्टर को कॉल करना चाहिए। और ऑनेस्टली माँ का इंट्यूशन ना बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। अगर आपको लग रहा है ना कुछ ऑफ है, तो एक बार कॉल करके देख लो, बेटर सेफ। तो ओवरऑल यही है, न्यूबॉर्न का रोना बहुत ओवरवेलमिंग लगता है, पर मोस्ट केसेस में ना ये नॉर्मल ही होता है। धीरे-धीरे आप बेबी के इशारे समझने लगते हो और फिर चीज़ें थोड़ी ईज़ी होने लगती हैं। आज का उप्स कल का औ बन जाता है। आप भी सीख रहे हो, बेबी भी सीख रहा है और आप बिल्कुल ठीक कर रहे हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगे, लाइक ज़रूर करना और बेबी रिलेटेड और कंटेंट के लिए उप्स एंड ऑस को सब्सक्राइब कर लो। टेक केयर, बाय बाय।